डिफिनिट सब्जेक्ट, डिफिनिट सब्जेक्ट, डिफिनिट सब्जेक्ट, निश्चित करता, डिफिनिट सब्जेक्ट, निश्चित करता। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताए थे बच्चे हम लोग ना, क्या बताए थे? कोई भी सब्जेक्ट है, कितना हूँ बड़ा सब्जेक्ट है, आप बस 3 चीज़ याद रखिए, कौन किसने क्या, कौन किसने क्या ला के प्रश्न कर देंगे, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अब सब्जेक्ट पहचानने का तरीका आप जान गए हैं, लेकिन सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। ये जानना क्यों जरूरी है? जानना जरूरी है क्योंकि बच्चे डिफिनिट सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में आता है और इनडिफिनिट सब्जेक्ट वाक्य के बीच में आता है, बीच में। और जब इनडिफिनिट सब्जेक्ट वाक्य के बीच में आता है तो उसका अनुवाद हमेशा हम देयर से बनाते हैं। जैसे बच्चे कहा जाए कि खेत में बकरियां हैं, खेत में क्या है? तो सब्जेक्ट बीच में दिया है कि नहीं? खेत में बकरियां हैं, सब्जेक्ट बीच में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है। खेत में बकरियां हैं, तो देखिए बीच में नहीं दिया सब्जेक्ट, तो इसका अनुवाद देयर से बनता है हमेशा। और जो देयर शुरू में आता है ना वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। मैं कहूँ कि मेरे जेब में कलम है, क्या है? कलम। आ रहा है कि नहीं सब्जेक्ट? लेकिन कहाँ दे रहा है? बीच में। मेरे जेब में, अब यहाँ पर मेरा जेब सब्जेक्ट थोड़ा नहीं है, मेरे जेब में कलम न है, क्या है? कलम है। किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए? कलम के बारे में। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है कि नहीं? सब्जेक्ट पहचानना है, कौन किसने क्या लगा, क्या है? कलम। कमरे में पंखा है, क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? लेकिन बीच में दिया है, देयर इज ए फैन इन दिस रूम। कक्षा में लगभग 20 विद्यार्थी हैं, क्या है? समझ गए? चलिए सब बताएंगे धीरे धीरे, जानना जरूरी है ना, तभी ना आप लोग सही से नंबर बनाएंगे। दी सब्जेक्ट दैट डिनोट्स अ डिफिनिट पर्सन, comma place or thing is called definite subject, is called definite subject. The subject that denotes a definite person, place or thing is called definite subject. Note down. वह कर्ता जो किसी निश्चित व्यक्ति, वह कर्ता जो किसी निश्चित व्यक्ति, कॉमा स्थान अथवा वस्तु को व्यक्त करता है। डिनोट मतलब होता है व्यक्त करना। वह कर्ता जो किसी निश्चित व्यक्ति, कॉमा स्थान अथवा वस्तु को व्यक्त करता है, कॉमा निश्चित करता कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे एक हिंट। हिंट मतलब संकेत होता है, लिखिएगा हिंट, हिंट, हिंट लिखिए। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में डिफिनिट सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में आता है, वाक्य के प्रारंभ में आता है। ठीक है बाबू? तो डिफिनिट सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान को बताएगा उसको क्या बोलेंगे? निश्चित करता है, डिफिनिट सब्जेक्ट। और डिफिनिट सब्जेक्ट कहाँ आता है? हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में वाक्य के प्रारंभ में आता है। चलिए बच्चे खूब ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। मैं कहूँ बच्चे, पहले सिंपल सा दे रहा हूँ। मोहन सुबह में अपना पाठ याद करता है। ये बच्चे सिंपल सा है,
हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। कह रहे बच्चे कि मोहन सुबह में अपना पाठ याद करता है। अब इसमें आपको कर्ता पहचानना है, क्या करेंगे, कौन किसने क्या लगाएंगे क्रिया में, सुबह में अपना पाठ कौन याद करता है, मोहन। अब ध्यान दें बच्चे, मोहन जो हमारा सब्जेक्ट है, ये बताइए आप शुरू में दिया है कि बीच में, शुरू में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, डिफिनिट सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, डिफिनिट सब्जेक्ट। अब अंग्रेजी में इसका अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। हम आगे नियम बताएंगे, जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे नियम सब बताएंगे। मोहन, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लीजिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट में किसी एक्शन के बारे में केवल आपको सूचना मिला है, वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वही एक्शन जारी हो जाए, चलने लगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वही एक्शन समाप्त हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, वही एक्शन कुछ समाप्त भी हो जाए कुछ जारी भी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हो कि नहीं। यहाँ कह रहा है कि मोहन सुबह में अपना पाठ याद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं, क्योंकि टाइम वर्क क्या है दिया तो पक्का है, प्रेजेंट है, और उसके काम की सूचना मिल रहा है कि पाठ याद करता है। मैं बोल दूं बच्चे कि मोहन सुबह में अपना पाठ याद कर रहा है, तो टाइम हमारा प्रेजेंट है लेकिन एक्शन चल रहा है, जारी हो गया ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं कह दूं कि मोहन सुबह में अपना पाठ याद कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मैं कहूं कि मोहन सुबह में अपना पाठ 2 घंटे से याद कर रहा है, तो 2 घंटे से याद कर, 2 घंटे तो काम समाप्त हुई कि नहीं, चल भी रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हुआ कि नहीं। तो अब ध्यान दें बच्चे, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। तो क्या करते हैं बच्चे, प्रेजेंट इन, देखिए सभी टेंसेस का जब टेंस पढ़ाएंगे टेंस टॉपिक तो आपको एकदम क्लियरली स्पष्ट रूप से हम वहाँ पे समझा देंगे, बता देंगे, आप जान जाएंगे। कोई भी टेंस, जो भी टेंस हमारे हैं सबकी अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं, सबका क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है। सभी टेंसेस का क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, होता है कि नहीं, सभी टेंस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव में उनके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है ना। क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कर्ता हमारा सिंगुलर होता है तो क्रिया में यस चाहे यस जोड़ देते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि हमेशा नहीं होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं अफर्मेटिव में, लेकिन वाक्य इम्फैटिक बन जाएगा। जैसे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोहन सुबह में अपना पाठ याद करता तो है, तब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, होगा ना, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। लेकिन बोल रहे हैं कि ही डज गो टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता तो है, हो जाएगा। नहीं समझ में, देखिए मतलब अब टेंस वाइज बताया था नहीं, देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है बच्चे, होता है, लेकिन डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। जैसे सिंपल से बोलें कि वह विद्यालय जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सूचना दे रहे हैं प्रेजेंट में, तो लिखें कि मोहन गोज टू स्कूल, ठीक है बच्चे, मोहन गोज टू स्कूल हुआ, मोहन एक वचन है तो क्रिया में ये सर ये जोड़ दिए, मोहन गोज टू स्कूल। लेकिन बच्चे मान लीजिए आप कहेंगे सर जी हम चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाएं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेचारा हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है और यह कह रहा है कि हमको लगाओ लगाओ, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनिए बच्चे, जब डू डज लगेगा ना तो वाक्य इम्फैटिक बन जाएगा। मोहन गोज टू स्कूल को आप लिख सकते हैं कि मोहन डज गो टू स्कूल, तब यहाँ यस यस नहीं लगेगा। तो मोहन गोज टू स्कूल का अर्थ क्या था, मोहन स्कूल जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, लेकिन मोहन डज गो टू स्कूल का अर्थ हो जाएगा मोहन विद्यालय जाता तो है, यही अंतर है, समझे बच्चे। जब टेंस पढ़ाएंगे तो लिख पाएंगे, डोंट वरी। चलिए, मोहन सुबह में अपना पाठ याद करता है, मोहन एक वचन है ना, तो क्रिया में क्या करेंगे, यस और यस जोड़ेंगे ना, तो मोहन लर्न्स, इसका भी नियम होता है, कहाँ यस लगता है कहाँ यस लगता है, आगे बताएंगे। मोहन लर्न्स, और देखिए बच्चे अपना पाठ याद करता है, क्या अपना पाठ, तो मोहन के साथ अपना के हिज लिखेंगे ना, क्योंकि मोहन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, एक वचन है, पुरुष है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, हिज लेसन इन द मॉर्निंग। कोई दिक्कत बच्चे, बताइए बच्चे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में शुरू में आ गया कि नहीं, बोलिए। इसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे, डिफिनिट सब्जेक्ट, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, कोई समझ में आया कि नहीं सबको, लिख लीजिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा। तो ये हिज लगा है, किसी बच्चे के मन में प्रश्न तो नहीं उठ रहा है हिज लगा है, तब ठीक है, अच्छे बच्चे मैं बोल देता यहाँ पर कि मैं सुबह में अपना पाठ याद करता हूँ, तो आई लर्न माई लेसन, ना आई के साथ माई होता है,
यू रहता तो योर होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब पॉसेसिव कैसा एडजेक्टिव है। चलिए बच्चे समझ में आया ना। तो अब बच्चे देर ना करते हुए लिखिए दूसरा हेडिंग, इंडेफिनिट सब्जेक्ट। इंडेफिनिट सब्जेक्ट, इंडेफिनिट सब्जेक्ट, अनिश्चित कर्ता। बाबू देखिएगा, द सब्जेक्ट दैट डज नॉट, द सब्जेक्ट दैट डज नॉट। देखो यहाँ पर बार बार हम दी पढ़ रहे हैं, इसका भी नियम होता है, कब द पढ़ते हैं कब दी पढ़ते हैं। और आप लोग नहीं जानते होंगे कि अंग्रेजी में दी के 5 अर्थ होते हैं। आई नो एंड आई विल टेल यू टू, मैं आपको भी क्या करूँगा, बताऊँगा, लेकिन कब, जब आर्टिकल पढ़ाऊँगा तब। द सब्जेक्ट दैट डज नॉट डिनोट अ definite person, comma place or thing, comma is called indefinite subject, is called indefinite subject। लिखिएगा, the subject that does not denote a definite person, comma place or thing is called indefinite subject। नोट डाउन। वह सब्जेक्ट चाहे वह कर्ता जो किसी निश्चित व्यक्ति, वह कर्ता जो किसी निश्चित व्यक्ति, कौमा स्थान अथवा वस्तु को व्यक्त नहीं करता है, को व्यक्त नहीं करता है। वह कर्ता जो किसी निश्चित व्यक्ति, कौमा स्थान अथवा वस्तु को व्यक्त नहीं करता है, कौमा अनिश्चित कर्ता कहलाता है। अनिश्चित कर्ता, अनिश्चित कर्ता कहलाता है। वह कर्ता जो किसी निश्चित व्यक्ति, कौमा स्थान अथवा वस्तु को व्यक्त नहीं करता है, कौमा अनिश्चित कर्ता कहलाता है। इसमें बच्चे हिंट लिखेंगे, हिंट लिखिएगा, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में इंडेफिनिट सब्जेक्ट, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में इंडेफिनिट सब्जेक्ट वाक्य के बीच में आता है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में इंडेफिनिट सब्जेक्ट वाक्य के बीच में आता है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में इंडेफिनिट सब्जेक्ट वाक्य के बीच में आता है। क्लियर बच्चे? डिफिनिट सब्जेक्ट में कहाँ रहता है, शुरू में, इंडेफिनिट में कहाँ आएगा, बीच में। अब बात फंसेगी भैया, क्यों फंसेगी बच्चे? देखिए, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो बीच में दिया है, दिक्कत होगा कि नहीं? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं वह डैश, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं, डैश करिएगा, डैश करके बच्चे रूल लिख लीजिएगा खूब बढ़िया से, देयर प्लस वर्ब टू बी प्लस इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस OW मतलब अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, अन्य शब्द कभी भी हम अंत में लिखते हैं। अब बच्चे लोग खूब ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे।
सुनिएगा ध्यान से। देयर बच्चे, देयर इंग्लिश ग्रामर में देयर दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखिए दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, देयर और देयर स्पेलिंग दोनों की सेम होगी। कैसे पहचानेंगे? जो देयर शुरू में आता है, बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट में आएगा, सब्जेक्ट के भाग में आएगा, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी, ये इंट्रोडक्शन से बना है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय। यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर मतलब क्या? परिचय कराने वाला देयर। ये परिचय कराता है किसका? इंडिफिनिट सब्जेक्ट का। इसका प्रयोग किस लिए होता है बच्चे? तो हम जानते हैं बच्चे, कोई भी अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं, लेकिन सब्जेक्ट जब बीच में दिया है तो इसका परिचय कराने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। और जो देयर शुरू में आ जाता है वो क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, अर्थविहीन होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। आप छोटे रहे होंगे चाहे अब भी बनाते अनुवाद, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। पढ़ेंगे बच्चे? क्या आप कभी जानने की कोशिश किए हैं कि है देयर में तो वहाँ हो रहा है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो ये किस लिए आया है? बस जो सब्जेक्ट हमारा राजा है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, इसलिए इसका नाम है इंट्रोडक्टरी देयर। यही देयर अगर प्रेडिकेट पार्ट में आ जाए, कहाँ जाए बच्चे? प्रेडिकेट पार्ट में, तो इसका अर्थ होता है वहाँ, और ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, भैया एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? पहले एडवर्ब क्या होता है ये जाने कि एडवर्ब क्या होता है। बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं कि नहीं? बोलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। 8 होते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 8 में से 2 जो हमारे हैं नाउन प्रोनाउन, उनकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव। कौन? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। बच्चे कितने? 6। बच्चे कितने? 6 बच्चे। अब 6 में बेचारा एक अभागा है, इंटरजेक्शन। बेचारा कोई विशेषता नहीं बतलाता है। बच्चे कितने? 5 की विशेषता बतलाता है। कौन? एडवर्ब। खाली बच्चे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब तो खाली वर्ब की विशेषता बतलाता नहीं, एडवर्ब 5 की विशेषता बतलाता है, यानी कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतला दिया। एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन की कोई विशेषता नहीं बतलाया, यानी कि नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन छोड़ के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबकी विशेषता बतलाता है। कौन? एडवर्ब। एडवर्ब इतना महान है कि अपना भी विशेषता बतलाता है। समझ आ गया बच्चे? पढ़ाएंगे तो अब देखिए बच्चे, देयर क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जो एडवर्ब स्थान को बताएगा। जैसे कहा जाए बच्चे, कहा जाए कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। तो गया यानी कि जाना वर्ब है कि नहीं? बोलिए, वहाँ गया वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो जो नॉन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के सबकी विशेषता बताएगा उसको एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब हुआ। और चूंकि वहाँ एक प्रकार से स्थान है, ना हुआ, स्थान है कि नहीं? तो जब स्थान है तो एडवर्ब प्लेस नहीं बोलेंगे। समझ में आता है कि नहीं बच्चे? तो जब देखिए वाक्य में इंडिफिनिट सब्जेक्ट आएगा तो उसका अनुवाद हम किससे बनाएंगे? देयर से। क्लियर? जो देयर शुरू में आता है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, और जो देयर शुरू में आता है वो क्या होता है? मीनिंगलेस, यानी कि अर्थविहीन, बिना अर्थ का, अर्थविहीन। और जो देयर बाद में यानी प्रेडिकेट पार्ट में आएगा उसका अर्थ क्या होता है? वहाँ। और ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर। ठीक ना? तुम वहाँ हो, यू आर देयर। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा। अब वर्ब टू बी क्या होता है बच्चे? तो वर्ब टू बी हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता ही देते हैं। वर्ब टू बी का अर्थ होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, होना, बनना एंड रहना। होना, बनना एंड रहना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं बच्चे, सब लोग जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट में होता है ना। वाज वर का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट में। अब भैया फ्यूचर में क्या करेंगे? ध्यान दिए बच्चे, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब टेंस बना था तो टेंस हमारे केवल 2 थे। कौन कौन? प्रेजेंट और पास्ट। कौन सा जी भूलवा रहे हैं? सुनिए बच्चे ध्यान से। टाइम हमारे क्या होते हैं? 3 होते हैं ना। टाइम वैसे देखा जाए बच्चे तो नियमतः 2 होने चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट। तो सुनिए बात को ध्यान से, अपने सारी भूलवा रहे, सुनिए ध्यान से ना। प्रेजेंट और पास्ट क्यों बच्चे? जो चल रहा है वो प्रेजेंट होगा, और यही प्रेजेंट कुछ देर बाद पास्ट बनेगा कि नहीं? जैसे कल हम लोग जो भी पढ़े हैं वो पास्ट हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? तो प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया है। और फ्यूचर बताइए को किसी ने देखा है कभी?
कभी देखेगा कहीं सर जी हम लोग कल पढ़ने आएंगे तो फ्यूचर नहीं कहलाएगा। ये बाबू जब पढ़े आज बड़े तो प्रेजेंट समझ खट से बोलिए, आज पढ़ने आए प्रेजेंट बन गया कि नहीं? सही सही, कल आएंगे हम लोग पढ़ने तो फ्यूचर कहलाएगा नहीं, प्रेजेंट बन जाएगा। लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए बताया जाता है बच्चे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बस सुविधा के लिए जान लीजिए वो होते हैं। तो यही कारण है बच्चे कि प्रेजेंट का ये हो गया, पास्ट का ये हो गया। अब विल और शैल मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिए बच्चे। देखिए पूरा अंग्रेजी ग्रामर में जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वर्ब तो हम बताएंगे पूरे अंग्रेजी ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होकर के उसकी मदद करते हैं। गो, कम, रीड, सिंग, इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि ऑक्सिलरी वर्ब न लगे, जब तक कि हेल्पिंग वर्ब न लगे। जिसमें कह दूँ बच्चे कि ही गोइंग टू स्कूल, कौन टेंस बताओ? ही गोइंग टू स्कूल कोई टेंस है? ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। यानी कि गो क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? दी वर्ब दैट डिनोट सम एक्शन, वह क्रिया जो किसी कार्य को बताती है उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो जाना कार्य है, अब उसकी मदद करने वाला कोई चाहिए तभी अर्थ दे पाएगा। यानी इज लगा देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज लगा देंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए इसका नाम है सहायक क्रिया। तो अंग्रेजी में कितनी होती हैं? 24, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी होती है 11 और मॉडल होती है 13। प्राइमरी कितनी होती है? 11 और मॉडल कितनी होती है? 13। मॉडल कौन कौन से हैं? विल, गिनते रहिएगा, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर। कितना हुआ? 13 हुआ ना। तो 13 क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की विशेषता क्या होती है? यह बेचारा मॉडल वर्ब ऐसा है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल, अपना रूप नहीं बदल पाता है। मॉडल वर्ब क्या होता है? अपना रूप बदलता ही नहीं। जैसे मान लीजिए बच्चे ही के साथ कैन लगता है तो दे के साथ भी क्या लगेगा? कैन ही लगेगा। ही के साथ शुड लगेगा तो दे के साथ भी शुड लगेगा। सबके साथ शुड लगेगा कि नहीं? लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो प्राइमरी वाली होती हैं, जो प्राइमरी वाली अपना रूप बदल लेती है, जैसे ही के साथ इज लगता है तो दे कर दें तो आर हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चे? तो यही खासियत है। बच्चे देखिए ध्यान से, कोई भी मॉडल वर्ब आता है ना उसके बाद क्रिया का मूल रूप लिखा जाता है। क्या लिखा है बच्चे? मूल रूप। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर में प्रयोग करना चाहेंगे तो यहाँ विल बी और शैल बी करना पड़ेगा। विल बी और शैल बी कहाँ है? ये वर्ब टू बी है ना, तो वर्ब टू बी का ये वर्ब टू बी क्या है? मूल रूप है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इज, एम, आर, वाज वर्ब। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बी क्या है? मूल रूप है उसका ना। तो अगर मॉडल के साथ लिखेंगे तो विल बी और शैल बी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में बताओ तुम, सुनिए ध्यान से बता दें। जैसे देखिए बच्चे, क्रिया को बताने का तरीका ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए बच्चे वह विद्यालय जाता है, सुनिए ध्यान से, वह विद्यालय जाता है। अब कोई आपसे पूछेगा ना कि बाबू ये बताओ इसमें क्रिया कौन सी है, तो आप कहेंगे टू गो है। क्रिया का मूल रूप बताया जाता है कभी भी। वह नाचता है, कोई पूछ दे वह नाचता है, इसमें कौन सी क्रिया, तो कहेंगे वर्ब टू डांस है। समझ बच्चे? वह नाचता है, वह जाता है, जा रहा है, जा चुका है, 2 घंटे से जा रहा है। अब इसमें चारों में कोई पूछे कि इसमें क्रिया क्या है, तो आप कहेंगे चारों में कि टू गो क्रिया है। मूल रूप बोला जाता है कभी भी। अब प्रतिमा समझ क्लियर ना? वो तो गो के बाद टू तो बताए थे। अब देखिए वैसे ध्यान से, अब यहाँ पे मान लीजिए कि देखिए ये व्हील सेल क्या है? मॉडल है ना। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का मूल रूप लिखा जाता है। तो व्हील लिखेंगे, टू तो बोला जा रहा है ना उसके साथ। अब वर्ब टू है, कोई पूछ दे क्या है वर्ब टू है, तो वर्ब टू है में क्या आता है? हैज, हैव, हैड। और विल और सेल के साथ लिखेंगे तो विल, हैव, सेल, हैव बोला कि नहीं? जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं ना, विल सेल पर क्रिया का पद कहाँ? मैं कहूँ कि वह जाएगा, ही विल गो होगा ना, ही विल गो। अब कह दे कोई कि इसमें क्रिया क्या है, तो कहेंगे कि टू गो है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब समझ में क्लियर ना? चलिए बच्चे, अब एग्जांपल देखते हैं हम कैसे होता है इंडेफिनिट सब्जेक्ट बीच में कैसे आएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाक्यों में अगर सब्जेक्ट बीच में आता है तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट सब्जेक्ट। और जब वाक्य में इंडेफिनिट सब्जेक्ट आता है तो उसका अनुवाद आप देयर से बनाएंगे, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। सुनिए कैसे। जैसे
कमरे में पंखा है। कमरे में बाबू पंखा। अब आप लोगों को बच्चे इसमें कर्ता पहचानना है। अब किताबों में टीचर्स लोग बता देते हैं कि भैया जो काम को करता है ना वही करता होता है। बताओ हमें कौन काम होता है? कौन काम होता हो? पंखा तो हर जोता है। बोलो कोई काम हो रहा है तो क्या इसका मतलब कि इसमें करता ही नहीं है? गलत जवाब। किसी वाक्य में जिसके बारे में बोलते हैं या बात करते हैं वो क्या होता है? कर्ता होता है। और कर्ता पहचानना है तो कौन है, किसने क्या लगा दिया, किस में क्रिया में कर्ता मिल जाएगा। कह रहे कमरे में पंखा है, कमरे में कौन है? नहीं मिला। कौन आदमी खत लगेगा किसने है? नहीं मिला। क्या है? कमरे में क्या है? पंखा। कर्ता मिला कि नहीं? तो प्रश्न करके दिखाएं, कैसे दिखा दें? हाँ, तो कमरे में क्या है बाबू? सब्जेक्ट मिला बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट मिला कि नहीं? अब सब्जेक्ट बीच में दिया है कि नहीं? तो जब बीच में सब्जेक्ट दिया है तो इसको क्या बोलेंगे? इंडिफिनिट सब्जेक्ट। अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। कहाँ है देयर लिख रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट भैया बीच में दिया है तो पहले तो सब्जेक्ट लिखा रहता है ना, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसका परिचय कराने के लिए हम क्या लिखेंगे? देयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। टेंस के हिसाब से लगेगा ना। ये आप जानेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो है दिया तो प्रेजेंट है ना। अब पंखा एक होगा कि दो को? जब किसी चीज का नंबर नहीं दिया रहता है तो माना जाता है कि एक। अगर पंखा दो होता तो हम बोलते, खुद बोलते कि कमरे में दो पंखे हैं, बोलते कि नहीं बच्चे? नहीं दिया है नंबर इसका मतलब कि कमरा में एक ही पंखा है। तो क्या लिखेंगे? देयर इज। और आगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो बताएंगे बच्चे, जब नाउन आ गया तो आपको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल नहीं लगाएंगे वो आपकी गलत हो जाएगा। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट, इंडिफिनिट। और डिफिनिट में द आता है और इंडिफिनिट में ए और एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन काउंटेबल के साथ क्या लगता है? ए और एन। तो ये बताइए पंखा काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। पंखा को गिन लेंगे, यहाँ क्या कर देंगे? देयर इज अ फैन। अब क्या लिखना है? अदर वर्ड क्या है? इन द रूम। अब दो कहाँ लग रहा है, इसका भी कारण है, बताएंगे अगली वीडियो में। समझ बच्चे? मैं बोल देता, सुनिए ध्यान से, मैं बोल देता कमरे में दो पंखे हैं। कमरे में दो पंखे हैं। क्या है बाबू? अच्छा, हिंदी में बीच में दिया है सब्जेक्ट, इंग्लिश में भी कहाँ है? बीच में है कि नहीं? तो इंडिफिनिट होगा। कमरे में दो पंखे हैं। अब क्या कर देंगे बच्चे? देयर तो लगेगा ही, यहाँ आर हो जाएगा ना। होगा ना बच्चे? देयर आर टू फैंस हो जाएगा। फैंस होगा ना। कहाँ? इन द रूम। कोई दिक्कत बाबू? ठीक बच्चे? मैं बोलूँ बच्चे, खेत में क्या करते हैं? बकरी थी, प्रिंस की बकरी थी। खेत में बकरी थी। क्या थी? बकरी। बस क्या है अंतर? पास्ट हो गया। वैसे मान लीजिए प्रिंस के दादाजी भेजे प्रिंस को कि जाओ देखो खेतों में कुछ पड़ा नहीं ना है। तो प्रिंस देख के आया, दादाजी कहेंगे ये बताओ प्रिंस खेतों में कुछ था? अरे दादा क्या करी, फलनवा का बकरिया चरत रही खेतों में। बकरी थी, खेत में क्या थी? बकरी। क्या थी? बकरी। सब्जेक्ट हुआ, बीच में दिया है इंडेफिनिट सब्जेक्ट। तो क्या है बच्चे? देयर वाज अ गोट इन द फील्ड ना बच्चे। और यहाँ बोलते बच्चे कि खेत में बकरियां थी, तो वर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? खेत में बकरियां थी तो बहुवचन हो जाए तो वर ना हो जाए। बोल देंगे बच्चे कि खेत में बकरियां थी। खेत में बकरियां थी, इसका मतलब कि एक से अधिक हो गई। बस यहाँ क्या कर देंगे? देयर वर गोट्स ना। कहाँ पे? इन द फील्ड। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए, कोई भी डाउट हो बच्चे, आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे तो आरपी सर बताएंगे, क्योंकि आप ही के लिए तो हम आए हैं। आप है तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं। कमरे में अंधेरा होगा। कमरे में अंधेरा होगा। क्या होगा?
क्या होगा? अंधेरा। तो अंधेरा सब्जेक्ट है और कहाँ दिया है? बीच में दिया है। क्या करना चाहिए ताकि सब लोग वर्ब टू बी को मतलब होना होता है ना, होना बनना रहना। तो होना आ रहा है कि नहीं? होगा। होना है कि नहीं? बार उसमें मूल रूप बताएंगे आप। होना है, यहाँ भी देखिए है दिया मतलब क्या? होना। मूल रूप उसका वही होना ही होगा। यहाँ भी था मतलब क्या? उसका पास्ट है होना। तो देखिए बच्चे, कमरे में अंधेरा होगा। देयर विल बी डार्कनेस। डार्कनेस कहाँ पर? इन द रूम। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया बच्चे, कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। देखिए बच्चे, तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट को अभी पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं। प्रेडिकेट की चर्चा हम बाद में करें, पहले सब्जेक्ट पूरा हम बाल खाल निकाल के बता देता हूँ। सब्जेक्ट का हम लोग परिभाषा जाने हैं, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका जान गए ना, सब्जेक्ट का कितना प्रकार होता है ये जान गए। अब बच्चे ये जानना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कितने शब्द आ सकते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द आ रहे हैं उनको क्या बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ बच्चे, लड़के वह विद्यालय जाता है, विद्यालय कौन जाता है? वह। सब्जेक्ट के स्थान पर कितने शब्द है? एक। मैं कहूँ कि वह लड़का विद्यालय जाता है, विद्यालय कौन जाता है? वह लड़का। दो हो गए कि नहीं? मैं कहूँ कि वह लंबा लड़का विद्यालय जाता है, विद्यालय कौन जाता है? वह लंबा लड़का। कितने शब्द है? 3। ये सब बड़ बोल दे। एक छड़ी वाला, सुनो पहले ध्यान से। छड़ी वाला एक बूढ़ा दुबला पतला काला कुरूप लंगड़ा लूला गूंगा बहरा भिखारी बाजार में था। बाजार में कौन था? तो कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक ही शब्द वाला रहेगा। ठीक है बच्चे, अब ये जो शब्द आ रहे हैं ना बच्चे, सुनिए ध्यान से, ये जो शब्द आ रहे हैं ये क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे, क्या होते हैं, इसका काम जानते हैं क्या बच्चे? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में PQRS सेट करने के लिए आता है ना, कोई सेंटेंस लिखा रहेगा और देखा PQRS नीचे ऑप्शन दिया रहता है, सेट करना रहता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट से ही उसको सेट किया जाता है। तो इसको जानना पड़ेगा डीपली। ठीक है बच्चे? तो ठीक है बच्चे, आप लोग हेडिंग लिख करके छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग लिख लीजिए। इसे रिमार्क लिख लीजिए। रिमार्क मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है बच्चे? ध्यान देना। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।